हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करा रही थी, जो आपके पेपर में 15 नंबर के आते हैं। तो आज वीडियो में क्या हुआ कि मैं आपको इसमें सारे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर कर दी थी। सारे मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे सब मैंने आपकी जो पिछली पार्ट 2 में मैंने जो वीडियो आपकी पार्ट 2 है उसमें सब क्लियर करा दिया था। जो मैंने आज की वीडियो मॉर्निंग क्या जो मैंने 1 बजे जो वीडियो अपलोड की थी, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न बनते थे, हर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को और आपके जितने भी डाउट्स थे उन सब को क्लियर कराया। पता नहीं कैसे वो बीच में वीडियो कट हो गई थोड़ी सी, जहाँ पर मैंने बोला था कि तारे किसे कहते हैं, वहाँ से अचानक से पता नहीं कैसे वीडियो कट हो गई और मैं जान भी नहीं पाई। और मैंने सब आराम से मैं जिस पूरे मग्न होकर आपको पढ़ाती रही। बाद में मैंने देखा कि वो वीडियो कट हो गई, वहाँ से थोड़ी सी पता नहीं क्या हुआ कि वीडियो कट हो गई। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया आप लोगों को। अच्छे से प्रश्न तारे के जहाँ पे तारे शुरू होते हैं वहाँ पर इतनी बढ़िया से आपके प्रश्न आए थे, महत्वपूर्ण प्रश्न। और बहुत अच्छे से मैंने विद डिटेल वहाँ से एकदम मस्त होकर मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था, और अचानक से वीडियो वो पता नहीं कैसे बीच में कट हो गई। आज आपके महत्वपूर्ण सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते बढ़िया से। कल से मैं आपको कंप्यूटर की क्लास कराती, और कंप्यूटर की एक अति लघुत्तरीय प्रश्न की क्लास जो है, सॉरी, बहुविकल्पी है, वो रह गई थी। इसमें भी कल मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को करा देती, सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को। लेकिन अफसोस कि वो वीडियो बीच से कट हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से प्रोवाइड करा रही हूँ। और आज कुछ आप लोगों के डाउट्स आज के भी हैं और कल के भी थे। तो जो कल के डाउट्स आपने जो कल हमसे जो भी प्रश्न किए थे, उन सभी का उत्तर मैंने पिछली वीडियो में दे दिया था, पर अफसोस कि वो कट हो गया वीडियो ही बीच से। चलो कोई बात नहीं, उन डाउट्स को भी आज क्लियर कर दूंगी, और आज के जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को भी मैं आपके क्लियर करूंगी। तो चलिए, वो आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो आपके वीडियो के एंड में क्लियर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जहाँ से वीडियो कट हो गई थी वहाँ का शुरू करते हैं। वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी आपके इतने हैं कि एक भी छोड़ना नहीं है आपको, अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं। तो अगर आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे तरीके से अच्छे टीचर हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, 90% लाना चाहते हो, तो एक भी वीडियो का क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। इसीलिए अगर मैं चाहती तो वहाँ से कट हो गया था तो छोड़ देती और आगे बढ़ जाती, लेकिन नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि कैसे वो वीडियो कट हो गया, मैं जान भी नहीं पाई और मैं अपने आराम से पढ़ाती रही। पर कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। जो आपका वीडियो जहाँ से कट हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न जो आपका था वो शायद क्या मतलब तारों से स्टार्ट हुआ था। हाँ, तारा किसे कहते हैं, यहाँ से शुरू हुआ था वो आपका प्रश्न। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि तारा किसे कहते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, तारा किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि तारा क्या होता है। तारा जो रात में आकाश में टिमटिमाती हुई एक आकृति होती है, जिसमें कई सारे आकाशीय पिंड भी शामिल होते हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में बहुत सारे अरबों तारे होते हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप के नहीं देख सकते हैं। हमारा सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, ठीक है, यह सबसे करीब है। तो तारा क्या होता है आपको पता है। तारे गर्म गैसों से बने गोले होते हैं जो हमारे आकाश में असंख्य या अरबों तारे टिमटिमाते हुए आकृति के हमें दिखाई देते हैं। तारे वे आकाशीय पिंड होते हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश यानी खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है। तो देखिए कितना ज़्यादा आपको मैंने यहाँ पर तो इतना ही दिया है कि वह आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होती है उसे तारे कहते हैं। लेकिन मैंने आपको कई सारा इसमें बता दिया। अगर ये लघु में भी आपका आ गया तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो आप मेरी लैंग्वेज में लिखिएगा, क्या लिखेंगे। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृति में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल होते हैं। तारे गर्म गैस के बने गोले होते हैं जिनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। यह वह आकाशीय पिंड होते हैं तारे जिनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे होते हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी के या टेलीस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं। सूर्य भी हमारा एक प्रकार का तारा होता है जो पृथ्वी के सबसे करीब होता है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल मैंने बढ़ा चढ़ा के अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट देकर अच्छे से मैंने आपको डिटेल में पूरा यहाँ से मैंने शुरू कर दिया था पढ़ाना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो आपको पता है कि सूर्य के सबसे निकट यानी सबसे करीब जो हमारा ग्रह है वो हमारा है बुध। बुध जो आपका ग्रह है ये भूरे रंग का होता है और ये क्या करता है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। और इसका कोई उपग्रह नहीं होता, जैसे कि हमारे पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, लेकिन बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। और बुध जो सूर्य से इसकी जो दूरी होती है बुध की वो 5.8 करोड़ किलोमीटर होती है। समझ में आ गया? कितनी होती है? 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। और आपको पता है सूर्य सबसे निकट ग्रह होता है और वरुण सबसे लास्ट वाला ग्रह होता है, सबसे दूर का ग्रह होता है। अगर हम ग्रहों को निकट तरीके से देखें, निकटतम या दूर की तरीके से देखें, तो सबसे पहले बुध सबसे करीब होता है सूर्य के, दूसरे नंबर पर शुक्र होता है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पाँचवें नंबर पर बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, सातवें पर अरुण और आठवें पर वरुण होता है। यानी सबसे सूर्य से सबसे दूर जो हमारा ग्रह होता है वो होता है वरुण और सबसे निकट जो होता है वो होता है बुध। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, उपग्रह किसे कहते हैं? तो वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, यानी जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ग्रह आपने क्या पढ़ा था? वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। वह आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा हमारे उपग्रह कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है कि हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी पृथ्वी हमारा ग्रह है और चंद्रमा हमारा उपग्रह है। तो चंद्रमा एक ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो आपका उदाहरण होगा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, ग्रह किसे कहते हैं? तो आपको पता है ये एक प्रश्न कट गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जो सूर्य के चारों ओर या सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब आपकी क्या हैं? ग्रह हैं। और उपग्रह क्या है? आपका चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं और ये हल्का पीले रंग का होता है और ये सूर्य की जो परिक्रमा यानी सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 225 दिन में लगाता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। जो शुक्र है इसकी जो सूर्य से जो दूरी होती है वो 10.8 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य से सबसे दूर पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, जो कि एक प्राकृतिक उपग्रह है। क्योंकि उपग्रह आपके दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है, लेकिन चंद्रमा आपका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? अभी मैंने बताया नेपच्यून, यानी जिसको हम वरुण कहते हैं, ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह होता है, यानी 8वें नंबर पर स्थित होता है। अगला है, मानचित्र किसे कहते हैं? तो आप लोगों को पता है कि मानचित्र क्या होता है। मानचित्र जो होता है वो धरातल के आलेखी निरूपण को हम कहते हैं। किसे? मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं, यानी धरातल के आलेखी निरूपण को हम क्या कहते हैं? धरातल के आलेखी निरूपण को हम मानचित्र कहते हैं। मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है कि मापक के अनुसार जो हमारे मानचित्र होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक दीर्घ मापक मानचित्र होता है और दूसरा लघु मापक मानचित्र होता है। क्या होता है? एक दीर्घ मापक मानचित्र होता है और दूसरा जो होता है वो लघु मापक मानचित्र होता है। और आपको बता दें कि मापक मानचित्र के घटक बताइए। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। क्या होते हैं? दिशा, दूरी और प्रतीक, ये आपके 3 आपके मानचित्र के घटक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 3 आपके मानचित्र के घटक होते हैं, दिशा,
दूरी और प्रतीक। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने दो पढ़े, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। लेकिन अगर यहीं पर पूछता है कि मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र 4 प्रकार के होते हैं। एक भौतिक मानचित्र होता है, दूसरा राजनैतिक होता है, तीसरा थीमेटिक होता है और चौथा होता है भू राजस्व मानचित्र। तो जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें जैसे आपके जो पृथ्वी के जो प्राकृतिक स्वरूप होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, ये सब आपके भौतिक मानचित्र में आते हैं। अगर राजनैतिक मानचित्र पूछता है तो जैसे कि आपके राज्य हैं, नगर हैं, शहर हैं, गांव हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, राज्य तथा उनकी जितनी भी सीमाओं को जो हम दर्शाते हैं मानचित्र पर, उसे हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। अगर आपसे थीमेटिक मानचित्र पूछता है तो कुछ मानचित्र जैसे कि कई जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे आपके सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन उद्योग, इन सभी के जो वितरण जो दर्शाए जाते हैं मानचित्र पर, उन्हें हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका मैंने बताया फोर्थ यानी भू राजस्व मानचित्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे किसी भी भूमि का बंटवारा किया जाता है या संचित क्षेत्र होते हैं या विभिन्न प्रकार के भू उपयोग होते हैं या कार्यालय या कोई भी स्कूल यानी विद्यालय, अधिवास या औद्योगिक क्षेत्रों को इन मानचित्र पर दर्शाया जाता है। तो अगर आपके मानचित्र के प्रकार पूछते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनैतिक, थीमेटिक और भू राजस्व। अगर आपके मापक के अनुसार मानचित्र पूछता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मापक के अनुसार मानचित्र पूछा जा रहा है तो आप 2 बताएंगे, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। और मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं, आपको पता है कि मानचित्र के घटक होते हैं, दिशाएं होती हैं, दूरी होती हैं, प्रतीक होती है। दिशा जैसे कि आप रात के समय लोग ध्रुव तारे से दिशाएं पहले मालूम करते थे, लेकिन अब उनको दिशा पता चल गई है। कैसी होती दिशा, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इनसे हम इन दिशाओं से इन मानचित्र के द्वारा पता लगा सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जैसे दूरी हो गया, तो दूरी क्या होता है, दूरी जैसे कि आप क्या करते हैं, दूरी में क्या हुआ, जैसे मानचित्र पर कोई आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी भी भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। ठीक है, मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तव में रहे। ठीक है, तो क्या होता है, जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करते हैं तो उन्हीं को हम पैमाना या मापक भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतीक। तो प्रतीक आपको पता है जिसे हम संकेत भी कहते हैं। इनमें हम संकेतों को, अक्षरों को, रंगों को, चित्रों को, इन रेखाओं का प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, और इस मानचित्र में क्या होता है, जैसे कि किसी भी अलग अलग या कोई भी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए जैसे कि भवन है, बाग है, वृक्ष है, नदियाँ हैं, घाटी हैं, पदार्थ हैं, पठार हैं, ये आपके इन सभी के हम संकेत या उनके अक्षर या उनकी छायाओं को या रंगों को या चित्रों को दर्शाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे प्रतीक कहलाते हैं या संकेत कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है एटलस किसे कहते हैं। तो मैं आपको पहले अपनी भाषा में समझा देती हूँ कि एटलस किसे कहते हैं। तो एटलस क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे मानचित्र होते हैं, जैसे किसी सागर का, महासागर का, या फिर किसी भी विश्व का या भारत का, ये कई सारे मानचित्र हैं। तो इनको जब हम एक पुस्तक में क्या होता है, एक आपने देखा होगा कि मानचित्र की एक बुक आती है जिसमें विश्व का मानचित्र, राज्य का मानचित्र, भारत का मानचित्र और महासागर का मानचित्र, नदियों का मानचित्र, कई सारे मानचित्र आपके बने होते हैं। तो इन्हीं को हम एटलस कहते हैं। तो होता है जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ एक पुस्तक में बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हैश्यूर क्या है। तो हैश्यूर क्या होता है, सामान्य ढाल की दिशा में खींची गई छोटी छोटी खंडित रेखाओं को हम हैश्यूर कहा जाता है या हम हैश्यूर कहते हैं। नेक्स्ट आपका है पैमाना क्या है। पैमाना का मतलब होता है स्केल, जिसे आप बोलते हैं, पैमाना इंग्लिश में स्केल बोलते हैं या हम मापक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पैमाना होता क्या है, सबसे पहले अपनी भाषा में आपको बता देती हूँ कि पैमाना एक स्थल की वास्तविक दूरी है और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात भी होता है। ये क्या होती है, स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। ठीक है, पैमानों को भूगोल में मापक या प्रदर्शन भी कहते हैं।
तो पैमाने की जो डिफिनीशन है, ये पूछा है पैमाना क्या है, तो आप लिखेंगे पैमाना को हम मापक या स्केल भी कहते हैं। पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। क्या लिखेंगे? पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। एग्जैक्ट डिफिनीशन यही पूछा है कि पैमाना क्या है। अगर ये आप लिखेंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये जो आपकी राजन सीरीज और पवन सीरीज में बताया गया है कि पैमाना को भूगोल में मापक या प्रदर्शन भी कहते हैं, ये आपकी एक सटीक डिफिनीशन नहीं है, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि पैमाना क्या है। इसमें पूछा है कि पैमाना क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? पैमाना या मापक, पैमाने को हम मापक या स्केल या प्रदर्शन भी कहते हैं। पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। क्या होता है? स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। ये है आपकी सटीक डिफिनेशन। नेक्स्ट है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 179 होती है। कितनी होती है? 179। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है, तो आपको पता है कि ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, यानी पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम ग्लोब के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, तो ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट है ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो ग्लोब पर जो देशांतर रेखा है उसकी संख्या जो होती है वो होती है 360 डिग्री। कितनी होती है? 360। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा जो आपके पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी कि ये जैसे आपकी पृथ्वी का प्रारूप है या प्रतिरूप है, इसमें क्या होता है, ये वाली लाइन होती है, ये आपकी भूमध्य रेखा, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री होती है। ठीक है, क्या होती है? इसे ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री होती है। ये आपके पृथ्वी पर क्या होती है? बीचों बीच में पाई जाती है, यानी जो ये आपके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य स्थित होती है। समझ में आ गया आपको कि भूमध्य रेखा क्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला है कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं? ये जो हमारी भूमध्य रेखा होती है जो 0 डिग्री होती है, इसके ठीक ऊपर हमारी जो रेखा होती है वो कर्क रेखा कहलाती है, जो 23.5 डिग्री, कितने? 23.5 डिग्री होती है। और नीचे की जो हमारी 23.5 डिग्री जो रेखा होती है वो हमारी होती है मकर रेखा। कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा। तो जो आपकी ये वाली रेखा जो होती है कर्क रेखा होती है, इससे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री ये हमारी मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यानी कर्क वृत्त कहते हैं। यानी धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया जो काल्पनिक वृत्त होता है उसे हम कर्क वृत्त या कर्क रेखा कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप कर्क रेखा किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपकी होती है ये ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, ये आपकी कितनी होती है? ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा की जो रेखा जो होती है इसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। क्या पूछा गया आपकी? अक्षांश रेखाएं। एक होता है आपकी देशांतर रेखा और एक होती है आपकी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर आपके पूछा गया है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि पृथ्वी में अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पृथ्वी पर अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। ये अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है। पृथ्वी लगभग गोल आकार की होती है, ये तो आपको पता ही है। इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। लेकिन पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में 2 ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो होती है उसके ये एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। ये पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है।
भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ये तो आपको पता है। तो किसी भी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं अक्षांश रेखा? फिर से आप पढ़ लीजिए। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोण की तरह अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। इसमें क्या दिया है कि पूर्व पश्चिम एक दूसरे के समानांतर पृथ्वी पर खींची रेखा अक्षांश कहलाती है। तो क्या होता है, फिर से एक बार आप पढ़ लीजिए कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से पढ़ा दे रही हूँ कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण कोणीय रेखा क्या है, उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि क्या होता है, पूर्व पश्चिम एक दूसरे के समांतर पृथ्वी पर खींची रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या दिया है, पूर्व पश्चिम एक दूसरे के समांतर पृथ्वी पर खींची रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो आपको जो डिफिनेशन अच्छी लगे आप उस डिफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और जो हमारी देशांतर रेखा होती है देश में 82 पूर्वी देशांतर रेखा को मापन माध्य रेखा माना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो अक्षांश समानांतर पूर्व पश्चिम में एक दूसरे के समान खींचे जाते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच अर्थात दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं या विषुवत वृत्त कहते हैं। अब क्या है, स्थानीय समय किसे कहते हैं? जब किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है। कहाँ होता है? सूर्य के ठीक नीचे होता है। तो वहाँ की घड़ियों में दोपहर के 12 बजा लिए जाते हैं। उस स्थान विशेष की घड़ी में वह समय स्थानीय समय कहलाता है। जब आपकी किसी स्थान का जो देशांतर होता है अगर वो सूर्य के ठीक नीचे होता है तो वहाँ की घड़ियों में दोपहर में कितने बजा लिए जाते हैं? 12 बजा लिए जाते हैं। उस स्थान विशेष की घड़ियों में वह समय क्या कहलाता है? स्थानीय समय कहलाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है जियांड क्या है। तो पृथ्वी के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अर्ध व्यासों में अंतर के कारण यह ध्रुवों पर चलती है। क्या है, गणितीय दृष्टि से पृथ्वी एक जियांड है, अर्थात पृथ्वी में लंबाई चौड़ाई रूपी 3 विमाएं होती हैं जिनको हम जियांड कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मापन समय रेखा कहाँ से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा आपकी इलाहाबाद से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है। तो +5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला है पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी है। तो आपको पता है पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति होती है जिसे हम दैनिक गति भी कहते हैं और परिक्रमण या वार्षिक गति भी होती है। ठीक है, घूर्णन गति या दैनिक गति। ठीक है, और क्या होती है? परिक्रमण या वार्षिक गति। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। तो आपको पता है पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव है वो कोण जो है वो आपका 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वार्षिक गति यानी जिसे हम परिक्रमण भी कहते हैं, ये किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने को उसकी वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। यानी जो पृथ्वी जो होती है, जो सूर्य का जो आपका चक्कर लगाती है पृथ्वी, मान लो ये सूर्य है, जो पृथ्वी ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी जब हमारे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना भी, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना भी समय लगता है उसे हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है दैनिक गति यानी जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं। वार्षिक गति को हम परिक्रमण कहते हैं यानी एक साल में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी हमारी, और दैनिक गति जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं। तो ये जो परिभ्रमण होता है, जैसे कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो क्या करती है, जैसे मान लो ये आपका सूर्य है और पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो एक
चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम परिक्रमण कहते हैं, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, एक चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के सामने पृथ्वी पर अपने स्थान पर चक्कर लगाने को उसकी दैनिक गति का परिभ्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आपको पता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। वैसे आपके कितने होते हैं? 365 होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है वो कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो आपको पता है फरवरी 4 वर्ष के बाद 29 दिन की होती है, यानी 4 साल बाद आपकी फरवरी 29 दिन की होती है। नेक्स्ट, वैसे आपकी कितनी होती है? 28 डेज की होती है, यानी 28 दिन की होती है। नेक्स्ट जो है, प्रदीप्त या प्रकाश व्रत किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है, यानी दिन और रात को अलग अलग करता है, उसे हम प्रदीप्त या प्रकाश व्रत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्ष या धुरी किसे कहते हैं? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जिस पर पृथ्वी घूमती है, अक्ष या धुरी कहते हैं। ठीक है, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी कि ये आपका ग्लोब है, यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर होता है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर होता है। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा होती है, ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है। तो जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो ये वाली रेखा होती है, इसको, ये जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी पर घूमती रहती, इसे हम अक्ष या धुरी कहते हैं। यानी कि आपके जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली, ये उत्तरी और ये दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा होती है, जिस पर पृथ्वी घूमती रहती है, इसे हम क्या कहते हैं? अक्ष या धुरी कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्मकाल में कहाँ मनाया जाता है? तो क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्मकाल में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, और भारत में कब मनाया जाता है? जाड़ों में मनाया जाता है। ठीक है, गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है और ठंडक में आपके भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि ऋतु परिवर्तन किस गति का परिणाम है? तो जो ऋतु परिवर्तन वो आपका है, वो आपका परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परिभ्रमण में आता है, यानी जो वर्षा से मौसम से रिलेटेड जो या ऋतु परिवर्तन जो होते हैं, इनका जो परिणाम होता है, ये गति का, यानी इनका जो घूमने का या गति करने का जो परिणाम होता है, वो परिभ्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? तो 21 जून को आपकी जो कर्क रेखा पर जो आपकी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 जून को। याद रखिएगा कि 21 जून को आपकी जो कर्क रेखा है वहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं। और कर्क रेखा आपकी कौन सी होती है? आपको पता है कि ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क है, और ये मकर रेखा होती है। तो यहाँ पर पूछा कर्क रेखा, तो जो कर्क रेखा होती है यहाँ पर 21 जून को जो आपकी जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। वैसे हमेशा कहाँ पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? तो आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने से दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने से या घूमने से या गति करने से दिन और रात होते हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा, आपको पता है ये आपकी बीच वाली जो रेखा होती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है, इस पर जो सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं वो 21 मार्च को पड़ती हैं। नेक्स्ट है, विषुवत व्रत किसे कहते हैं? तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के मध्य का भाग बनाने के लिए एक रेखा खींची गई है, उसे विषुवत व्रत कहते हैं। यह व्रत पृथ्वी के बराबर भाग में बांटता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, ये आपका है पृथ्वी, यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच में जो पृथ्वी के मध्य का भाग बनाने वाली जो रेखा खींची गई है, यही आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, ये क्या करती है? ये व्रत पृथ्वी के बराबर भागों में बटी होती है। नेक्स्ट है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है? तो अभी आपने पढ़ा कि परिभ्रमण जो होता है वो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की गति का परिणाम होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो क्षोभ मंडल जो होता है उसमें आपके मौसमी घटना घटित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अफ्रीका में आपके ग्रेट रिफ्ट घाटी उपस्थित है। और आपको पता है जो अफ्रीका से एक क्वेश्चन और आपका बनता है, जो आपका अफ्रीका जो है महाद्वीप है, ये एक प्रकार का, ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है ये आपका क्या होता है?
ये आपका जो ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे एक कर्क रेखा है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, या मकर रेखा। तो अफ्रीका इन तीनों रेखाओं के बीचों बीच में पाया जाता है। ठीक है, क्या है? अफ्रीका इन तीनों रेखाओं के, यानी एक अफ्रीका एक ऐसी कंट्री या देश है जहाँ से सारी लाइन पार होती हैं। ठीक है, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री या देश है जहाँ से सारी लाइन पार होती है, यानी यहाँ पे बीच में आपका अफ्रीका पाया जाता है और ये तीनों रेखाएं इसके बीच से गुजरती हैं। ठीक है, जहाँ पर सारी लाइन पाई जाती है। तो दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक बनता है ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में अवस्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। और दूसरा आपका प्रश्न बनता है कि अफ्रीका कौन सी एक ऐसी कंट्री है जहाँ से सारी लाइन पार होती है, यानी कि आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पार होती है। तो अफ्रीका एक ऐसी कंट्री या देश है जहाँ से सारी लाइन्स पार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो आपको पता है 71% जो है उसमें जल पाया जाता है, नहीं 71% आपका जल पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो आपको पता है पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। तो अगर हम पृथ्वी पर महासागर की बात करें तो हम सबसे पहले बताते हैं, यहाँ पर महासागर पूछा गया है तो सबसे बड़ा, यानी कि आपको क्या होते हैं फैलाव की दृष्टि से या उनके वॉल्यूम, उनके एरिया, उनके डेप्थ यानी उनकी गहराई के, उनकी तटीय रेखा के दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर जो होता है और गहराई में फैला हुआ या फिर तटीय रेखा से संबंधित जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। उसके बाद आपका है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, उसके बाद एंटार्क्टिक महासागर है। यानी सबसे छोटा जो महासागर है, जो सबसे छोटे महासागर की जो तटीय रेखा जो सबसे छोटी है वो है एंटार्क्टिक, और सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। तो 5 महासागर आपके कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और आपके हैं एंटार्क्टिक महासागर। ठीक है, तो ये आपके 5 महासागर हैं और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा महासागर एंटार्क्टिक महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पूछा गया है विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा आपने, अब आपको याद हो गया होगा कि कौन सी कर्क रेखा है, कौन सी विषुवत रेखा, कौन सी मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। तो ये जो रेखा है आपकी मकर रेखा है, इसको आपको जो आपको लिम्पोपो नदी है ये 2 बराबर भागों में काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर एंटार्क्टिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? एंटार्क्टिक या दक्षिणी महासागर है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आपको पता है कि प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो होता है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना होता है? 16.5 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आपको पता है जो अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल जो होता है वो 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है। कितना होता है? 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आपका हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आपका है आर्कटिक महासागर, तो ये 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और ये जो आपके संख्या जो बताई गई है ये सही संख्या है, इसमें गलत नहीं है, आपको इसी से याद करना है। ठीक है, ये मैंने एससीईआरटी की बुक से भी आपका चेक किया था, तो इसमें जो आपकी जो ये क्षेत्रफल दिए गए हैं ये एग्जैक्ट क्षेत्रफल है, ये गलत नहीं है, आप इन्हीं को याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है? तो आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आखिरी आपका जो बचा था दक्षिणी महासागर, ठीक है, जिसे हम एंटार्क्टिक महासागर भी कहते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा कितना है, 0.2 वर्ग, या ऐसे भी लिख कर आ सकता है 0.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि अफ्रीका एक ऐसी कंट्री या ऐसा देश है जहाँ से सारी लाइंस पार होती हैं, यानी कि आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा सभी पार होती हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका को हम प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से द्वीप समूह हैं? तो आपको पता है भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट है, महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आपको पता है जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ विशालतम भूखंड जो होता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और आपके विश्व में 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कौन कौन से होते हैं? हमारे साथ साथ बोलिए आप लोग। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर से बोलिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये मैंने आपको जनसंख्या के आधार पर भी यानी एक लाइन से बताया। सबसे बड़ा आपका जो होता है वो एशिया होता है और सबसे छोटा जो आपका होता है वो होता है महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर जैसे मैं आपको बता रही थी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और अगर आपके सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो आप बताएंगे एशिया, सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको बड़ा और छोटा इस तरीके से पूछा जाता है तो आप बताएंगे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए क्वेश्चन आ भी गया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और अगर पूछता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल जो है वो आपका 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, ये आपका गलत है, 4.26 नहीं होता है, 4.38। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं राजन सीरीज, पवन सीरीज इसलिए आपको कवर करा रही हूँ। ये बेस्ट बुक है, इन्हीं से आपके अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी आपके इन्हीं से बनते हैं। तो एक भी प्रश्न पवन सीरीज़ और राजन सीरीज़ के आप स्किप मत करिएगा। मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको बता रही हूँ। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न, 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हो सकता है गलत भी हो सकते हैं, तो इसीलिए आप वीडियो ज़रूर देखा करिए। ये मत सोचिए मैंने अपनी बुक से पढ़ लिया तो आप मैं आराम से 90%, अरे क्या पता उसमें गलत भी हो। इसीलिए कहती हूँ कि आप इसमें से भी पढ़िए, बिल्कुल भी वीडियो को पढ़िए, वरना आपके गलत हो सकते हैं नंबर। तो एशिया जो महाद्वीप होता है वो आपका होता है 4.38 वर्ग किलोमीटर, करोड़ वर्ग किलोमीटर, 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना होता है? 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना होता है? एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए जिसमें आपको याद हो जाए। 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर आपका 4.26 दिया है तो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा, अगर 4.38 नहीं है, वरना तो आपका अगर 4.38 दिया है तो वही आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि एससीईआरटी बुक में आपको इतना ही बताया गया है, 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। और भी मैं आपको बता देती हूँ, महाद्वीप में हो सकता कुछ और भी आ जाए। तो अगर आपके अफ्रीका का पूछता है तो अफ्रीका का आपका होता है 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर, लिखते जाइएगा। फिर आपका होता है उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका का होता है 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपका होता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का होता है 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और अगर आपका पूछा जाए अंटार्कटिका का तो आप कहेंगे 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यूरोप का पूछा जाए तो आप कहेंगे 1.02 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाए तो आप कहेंगे 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये आपके मैंने सारे आपको बता दिए, कोई भी आपका इसमें आ सकता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सभी को स्किप मत करिएगा। और मैंने आज के सारे प्रश्नों को विद डिटेल बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिएगा एक प्रश्न गलत भी निकला था जो आपका सही हो गया है। अब चलिए आपके डाउट्स पर आते हैं कि आपने कुछ डाउट्स बताए थे, कौन कौन से डाउट्स हैं आपके। तो
हर एक एक का डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो देखती हूँ, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि डाउट्स जो आपका परसों मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था, एक सेकेंड रुक जाइए। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि अर्श जी हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैम अपना नंबर दीजिए। तो अपना नंबर अर्श जी, आपको कोई भी डाउट है या किसी भी तरीके से आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप बेझिझक अपने मैसेज करिए। और मैं आप लोगों के हर एक सवाल को देखती हूँ और हर एक सवाल को देखकर आपके जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी, उन हर नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके सवालों को क्या करूँगी, उसको क्लियर भी करूँगी। ठीक है, उसको बताऊँगी, आपके हर एक सवाल का जवाब दूँगी। तो आपको क्या अगर मैसेज से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप नंबर दे दूँगी, लेकिन आप कोई भी सवाल हो, अगर आपका सवाल छोटा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी में आपके मैसेज में ही रिप्लाई कर दूँ और उसका जवाब दे दूँ या रिप्लाई कर दूँ। लेकिन अगर आपके सवाल मुझे लगता है कि मुझे उसको डिटेल में बताना चाहिए तो मैं वीडियो के एंड में आपको सारे सवालों के जवाब दूँगी। जो भी आपने सवाल पूछे हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका हर एक का जवाब दूंगी। तो अर्शी जी बेझिझक आप आराम से मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थी प्रियांशी सिंह, शायद नाम था। तो प्रियांशी सिंह जी, इनका कहना था कि मैम क्लास की टाइमिंग क्या होती है। तो मेरे क्लास की कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। वैसे तो मैं सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, सुबह के 10 बजे से 1 बजे तक, मान लो 1 बजे तक मैं क्लास को प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि मुझे घर के भी काम करने होते हैं और मैं अपनी खुद की भी सेल्फ स्टडी करती हूँ और बहुत सारे घर के भी काम हैं जो मुझे ही करने होते हैं। तो मुझे टाइम जैसे मिलता है वैसे मैं वीडियो को प्रोवाइड करती हूँ। तो मेरा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है प्रियांशी जी। और वैसे तो 10 से 1 बजे तक मैं आपके क्लास कवर करती हूँ, प्रोवाइड कराती हूँ। फिर तीसरा आपका जो आपका क्वेश्चन था मुशर्रफ जी, जिन्होंने कहा था कि मैम इस बार की डीएलएड की एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। तो मुशर्रफ जी, क्या आप फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु नहीं हैं? अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में ये मैसेज का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आप हैं या नहीं हैं। और अगर नहीं हैं तो आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डीएलएड के एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें और डीएलएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम कब है ये भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसी हिसाब से आपकी वीडियो को प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन इससे पहले मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 9 को है, इसलिए मुझे थोड़ा इन लोगों पर ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन अगर आपका पेपर इधर ही है, एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपका इधर ही है, तो मैं आपकी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी इस पर कि कैसे तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमल यादव ने किया है कि कंप्यूटर मैम आप कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो उसके लिए कोमल यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। और आपका क्वेश्चन जो था आगे जो था कि मैम कंप्यूटर की 1 घंटे की महामैराथन क्लास प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखिए, मैंने जो आपको 2 वीडियो दी थी जो आधे आधे घंटे की थी। देखिए, मैंने आपको आधे आधे घंटे की वीडियो इसलिए दी थी क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाएं। क्या होता है, बहुत से प्रशिक्षु ऐसे होते हैं जो आधे घंटे की वीडियो देखकर फिर चले जाते हैं। अगर एक एक घंटे की मैं एक साथ वीडियो दे देती तो आपको ही बोरिंग लगने लगता है, बोर हो जाते आप लोग, ठीक है, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। इसीलिए मैंने आपको वो आधे आधे घंटे की वीडियो दी। वो दोनों वीडियो ही आपकी बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा पेपर से कुछ नहीं आएगा। बाकी अगर आप 1 घंटे की वीडियो चाहती हैं, आपका मन है कि मैं 1 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करूं, वैसे वो आधे आधे घंटे की अगर आप पढ़ लेंगी तो वो 1 घंटे की 2 वीडियो हैं, जिस हमें लग रहा है आपने सिर्फ एक ही वीडियो शायद देखी है, इसीलिए आप इस बारे में कह रही हैं। अगर आपने मेरी दोनों वीडियो देख ली होती तो दोनों मिलाकर 1 घंटे की वीडियो हो गई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। उसके बाद भी आप चाहती हैं कि हम 1 घंटे की वीडियो पढ़ाएं, आपको 1 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करें, तो हम बिल्कुल आपको 1 घंटे की वीडियो कंप्यूटर की ज़रूर देंगे। लेकिन शालिनी जी, उसके लिए मुझे 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मुझे अपने नोट्स मैं खुद देती हूँ आप लोगों को। और जो मुझे लगते हैं कि मुझे राजन सीरीज, पवन सीरीज के जो बहुविकल्पी आती लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जो मैं खुद से अपने नोट्स बनाती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। और क्योंकि मैं एससीईआरटी बुक से ही अपने नोट्स तैयार करती हूँ, और जो मेरे खुद के नोट्स जो मैंने अपने डीएलएड में पढ़े थे, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी डिफिनीशन है, देखिए मैंने कितनी ईजी तरीके से कंप्यूटर में पढ़ाया है, वो मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो ठीक है, मैं आपको 1 घंटे की
कंप्यूटर की ही क्या, मैं हर सब्जेक्ट की क्लास आपको प्रोवाइड करा दूँगी। लेकिन शालिनी जी, कंप्यूटर की क्लास आपको 2 दिन के बाद मिलेगी, क्योंकि मैं अपने नोट्स खुद आपको देती हूँ तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, तो आपको 2 दिन बाद मिलेगी। वैसे और आपके बोर ना होने की वजह से मैंने वो आधे घंटे की वीडियो दी थी। कोई बात नहीं, मैं आपको 1 घंटे की, जिसमें मैं आपके अति लघु और लघु दोनों एक साथ प्रोवाइड करा दूँगी। आपको अति लघु भी अलग से ना पढ़ना पड़े और लघु भी, मैं आपको अच्छे से कंप्यूटर की क्लास दे दूँगी। नेक्स्ट हैं सर सिंह जी ने कहा है कि बिहार में ये जो सोशल साइंस की उन्होंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि क्या ये बिहार में ये सोशल साइंस की वीडियो काम आएगी। तो जो सर सिंह जी, बिल्कुल भी आप बिहार से डीएलएड कर रहे हो या यूपी टेट कर रहे हो या सी टेट कर रहे हो या किसी भी कहीं से भी आप डीएलएड कर रहे हो, यूपी डीएलएड कर रहे हो या बिहार डीएलएड कर रहे हो, ये आपका कोर्स, ये तो सोशल साइंस आपका रहता ही है। इसमें कोई अलग चीज़ नहीं, सब्जेक्ट आपके वही रहते हैं, वही चीज़ें होती हैं। तो ये आपके बिल्कुल काम आएगी। ये आप बिहार टेट देंगे तो भी आपके काम आएगी, सी टेट देंगे तो भी आपके काम आएगी। तो ये आपकी वीडियो हर जगह काम आएगी। इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल आप पढ़िए, क्योंकि इसमें आप खुद ही देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपके भाई विश्व से रिलेटेड भी हैं और इंडिया से रिलेटेड भी हैं। तो बिहार भाई कोई बाहर तो है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये आपकी वीडियो आपके काम आएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हर एक नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।